प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम विज्ञान का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। तो अध्याय का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। बच्चों, आपने अपने घर में देखा होगा कि रसोई में तरह तरह की वस्तुएं पड़ी रहती हैं। कहीं नमक है, कहीं घी है, कहीं सूखा पाउडर वाला दूध है, ठीक है, और उन पर लिखा होता है कि ये शुद्ध हैं। एक साधारण आदमी के लिए तो ये शुद्ध ही हैं चीज़ें, लेकिन वैज्ञानिक हर चीज़ को शुद्ध नहीं मानते। वैज्ञानिकों के लिए शुद्ध का मतलब है कि वो जो वस्तु है वो उसी के ही कणों से बनी होनी चाहिए और उसमें दूसरी तरह के कण नहीं मिले होने चाहिए। अगर वो दूसरी तरह के कण अलग अनुपात में मिले हैं तो वो वस्तु शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए हमारी दूध है, जल है, या डालडा घी है जिसको हम बसा भी बोल सकते हैं, आदि है, तो उन पर लिखा तो होता है शुद्ध, लेकिन इसमें और भी वस्तुएं मिलाई जाती हैं। तो ऐसी वस्तुओं को, ऐसे पदार्थों को शुद्ध नहीं कहते, इनको हम कहते हैं मिश्रण। तो अगर कोई एक वैज्ञानिक व्यक्ति पदार्थ को शुद्ध कहता है तो उसका अर्थ है कि जो पदार्थ में जो कण पाए जाते हैं उनकी जो प्रकृति है, जो उनका स्वभाव है, रासायनिक गुण है, वो एक जैसे होने चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो शुद्ध पदार्थ है वो एक ही तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। अगर हम बहुत सारे मिश्रणों की बात करें तो हम आसपास, अपने घर के आसपास नदी का जल, समुद्र का जल या मिट्टी आदि देख सकते हैं। वो सारे क्या है? मिश्रण। तो मिश्रण क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अगर हम घुले हुए सोडियम क्लोराइड को, जिसको आप नमक भी कहते हैं, उसको वाष्पीकरण करें या आसवन विधि से उसको, नमक को पानी से अलग करें, तो आपका नमक अलग आ जाएगा और पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो जो आपका नमक बचेगा वो बिल्कुल शुद्ध अवस्था में होगा, क्योंकि उसके सारे कण सोडियम क्लोराइड के ही होंगे। अब सोडियम क्लोराइड को आप रासायनिक विधि से अलग नहीं कर सकते। इसी तरह से जो आप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनमें भी एक तरह के समान कण नहीं होते। जैसे आपका मैंगो जूस है, आपने आम रस लिया है तो आम रस में आपका पानी होगा और आम के पल्प डाला है उसमें, या आम के गूदे के जो कण है वो रहते हैं, तो वो एक तरह से मिश्रण बन जाता है। तो आम के रस का जो वो है स्वभाव अलग होगा और पानी का स्वभाव अलग होगा, तो अतः ये शुद्ध नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ? आपका मिश्रण हुआ। अब मिश्रण भी कई तरह के होते हैं। मिश्रणों को आप उनके रंग, बनावट के आधार पर आप उनको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। मान लीजिए हम कुछ घोलों के समूह बनाते हैं, ठीक है। एक समूह में हम कॉपर सल्फेट लेते हैं, उसको हम अ नाम रख देते हैं। कॉपर सल्फेट आपने घोला हुआ नहीं लेना है, उसके क्रिस्टल लेने हैं, उसकी ठोसी अवस्था में लेना है। समूह ब को हम कॉपर सल्फेट, कुछ कॉपर सल्फेट देते हैं, और समूह स को हम चौक का पाउडर दे देते हैं या फिर गेहूं का आटा दे देते हैं, और समूह 2 को हम दूध या स्याही की कुछ बूंदे देते हैं। अब इन सब तीनों चीज़ों को हम कांच की छड़ लेके इनको जल बीकर में डालकर, और ये सारी चीज़ें डालकर अलग अलग छड़ से हिलाकर घोलिए, ठीक है। जब हम इसको घोल लेते हैं अच्छी तरह से और टॉर्च से प्रकाश देते हैं, तो आप देखेंगे कि जो प्रकाश है वो एक तरफ से दूसरी तरफ को नहीं जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इनमें पदार्थों के कण हैं वो प्रकाश को इधर उधर नहीं जाने देते, और इस वजह से प्रकाश आपका दूसरी तरफ नहीं जाता। और अगर हम इस मिश्रण को छाने तो आपको जो आपका चॉक पाउडर है उसके आपको कण मिलेंगे, लेकिन जो आपका कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल है वो अच्छी तरह से घुल जाएंगे और आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जब आपका फिल्टर पेपर से घुल के घोल नीचे आ जाएगा तो बीकर में भी आपको वैसा ही छना हुआ द्रव मिलेगा। तो जो आपके घोल आपको प्राप्त हुआ है जिसमें आपको कोई भी कण नहीं मिला,
तो इस तरह के मिश्रण को हम कहते हैं विलयन। ठीक है, और जिससे प्रकाश आपका बीकर के एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सका, उस तरह के मिश्रण को हम कोलाइडल मिश्रण या विलयन कहते हैं। और दूसरी तरह के मिश्रण होते हैं आपके समांगी या विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो होते हैं जिनमें पदार्थ जल में घुल जाता है और हम पता भी नहीं लगा सकते कि वो पदार्थ कौन सा है और जल कौन सा है। उदाहरण के लिए आप चीनी या नमक को पानी में घोलिए, अच्छी तरह घुलने के बाद आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये चीनी है या पानी है। तो इस तरह के मिश्रण को क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण वो होते हैं जिनमें आपको कण दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए जब आप चॉक पाउडर घोलते हैं या मिट्टी पानी में घोलते हैं तो आप देखेंगे कि विलन में घोल में जो मिट्टी के कण हैं वो तैरते हुए आपको दिखाई देंगे या चॉक के कण तैरते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह के मिश्रण को आप कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण जब बन जाता है तरल पदार्थ में घुलकर तो आपको क्या प्राप्त होता है? विलयन। तो अब विलयन की परिभाषा क्या हुई कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है उसको हम विलयन कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ जल में इस तरह से घुलते हैं कि हम उन पदार्थों को उन और जल के रासायनिक गुणों को अलग नहीं कर पाते हैं या भौतिक गुणों को अलग नहीं कर पाते हैं, तो उस तरह का जो मिश्रण है वो आपका विलयन कहलाता है। ठीक है, अब हम जब विलयन की बात करते हैं तो हम एक तरह से यही सोचते हैं कि ये तरल ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप गैसीय अवस्था में भी विलयन देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वायु भी क्या आपका एक तरह से गैसों का घोल ही है, विलयन भी है। ठीक है, और ये ठोसीय अवस्था में भी होता है। अब आप ठोसीय अवस्था में बोलेंगे कि ठोसीय अवस्था में कैसे हो गया, तो अगर आप लोहा देखें तो लोहे के एक पीस को आप तोड़े तो उससे लोहा ही निकलता जाएगा। ठीक है, तो जो लोहा है वो एक आपका शुद्ध पदार्थ है क्योंकि उसमें हर तरह के जो कण हैं वो आपके लोहे के ही होंगे। लेकिन अगर आप स्टेनलेस स्टील के कणों को अलग करें तो आप उसमें पाएंगे कि उसमें लोहा ही नहीं है बल्कि लोहे के साथ जिंक भी मिली हुई है या कार्बन या इस तरह के और भी कण मिले हुए हैं। ठीक है, तो है तो वो मिश्रण ही ना दो तीन पदार्थों का, तो वो दो तीन पदार्थों का जो मिश्रण बनता है तो इस तरह के मिश्रण को हम बोलते हैं ठोस विलयन। और इससे क्या बनती है ठोस विलयन से? मिश्र धातु यानी कि धातुओं का मिश्रण। अब जो विलयन के कण हैं उनमें समांगिता होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि उनके कणों को आप रासायनिक गुणों को अलग नहीं कर सकते। अब जो नींबू जल है उसका स्वाद एक ही जैसा रहता है। कहने का मतलब ये है कि उस जल में आप चीनी और जो नमक घोल रहे हैं उसके कण समान रूप से उसमें घुल जाते हैं। अगर आप उसको गिलास में डाल के थोड़ा सा पियो तब भी उसका स्वाद वही रहेगा, अगर आप उसको ज़्यादा पियो तब भी उसका स्वाद वही रहेगा। तो ये इसका एक खास गुण है। अब विलयन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक विलायक और दूसरा विलेय। विलायक का मतलब वो होता है जिसमें हम घोलते हैं, यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में होता है। उदाहरण के लिए हमने पानी में चीनी घोली है तो पानी आपका क्या हो गया? विलायक, और चीनी क्या हुई आपकी? विलेय। ठीक है, तो विलयन का वो भाग, वो घटक जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं और जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो विलायक कहलाता है। आप और भी विलेय विलायक के उदाहरण दे सकते हैं। जैसे आप सोडा वाटर पीते हैं तो सोडा वाटर में क्या है आपका? सोडा आपका पानी में घुला हुआ है तो सोडा आपका क्या हो गया? विलेय हो गया, और जल क्या हो गया आपका? विलायक हो गया। इसी तरह से आप कोक वगैरह पीते हैं तो कोक में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में से गुजारते हैं तो पानी आपका विलायक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी विलेय होगी। तो ये किस तरह का मिश्रण है? तरल और गैस का मिश्रण। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि मिश्रण केवल तरल तरल ही नहीं हो सकते, मिश्रण तरल ठोस भी हो सकते हैं, तरल गैस भी हो सकते हैं, ठोस ठोस भी हो सकते हैं और गैस गैस भी हो सकते हैं।
जैसे वायु भी आपका एक तरह से घोल ही है, विलयन भी है। वायु में क्या क्या होता है, 21% आपकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपकी 78% होती है। ठीक है, तो इसलिए जो आपकी नाइट्रोजन है उसको हम विलायक कहते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन 78% होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और ऑक्सीजन 21% जो कि कम है, इसलिए ऑक्सीजन को विलय कहते हैं। तो अगर हम इन सब जो आपने अभी तक पढ़ा, अगर हम उसको एक नज़र डालें तो हम विलयन के घोल के कुछ गुण देख सकते हैं। वो गुण क्या क्या है? नंबर 1, विलयन एक समांगी मिश्रण है, अर्थात जो घोल है उसमें जो पदार्थों के कण हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिले हुए हैं कि आप उनकी भौतिक अवस्था अलग अलग से पता नहीं कर सकते। नंबर 2, विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर या 10 की शक्ति -9 मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए हम आंख से नहीं देख सकते। ठीक है, जो घोल के कण है उनका व्यास बहुत ही छोटा होता है, तो आप उनको नंगी आंख से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। नंबर 3, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण जो है वो जो प्रकाश गुजर रहा है उसको फैलाते नहीं हैं, इसलिए जो विलयन में प्रकाश का मार्ग है वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो कण प्रकाश को आगे नहीं जाने देते। अब हम भौतिक विधि द्वारा जैसे कि छान कर विलय के कणों को हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम कुछ देर के लिए घोल को छोड़ दें तो धीरे धीरे जो विलय के कण हैं वो नीचे भी नहीं बैठते हैं, क्योंकि वो आकार में इतने छोटे हैं, इतने हल्के हैं कि उनका भार पानी के कणों से कम है, इसलिए वो पानी में ही तैरते रहते हैं। अर्थात विलयन क्या है? एक स्थायी मिश्रण है। अब है सांद्रता। सांद्रता मतलब जो आपका घोल है, जो आपका विलयन है, उसमें क्या क्या पदार्थ कितनी कितनी मात्रा में मिला हुआ है, इसको आप सांद्रता कहते हैं। अब ये पदार्थ आपका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और मध्यम भी हो सकता है। तो अगर आपका पदार्थ कम है तो आप उसको बोलते हैं उसकी तनु अवस्था, और अगर वो ज़्यादा है तो आप बोलते हैं उसको सांद्र अवस्था, और अगर वो ठीक तरल के ही या विलायक के जितना ही विलय है, उसमें आराम से पूरा घुल रहा है, तो आप उसको कहते हैं संतृप्त घोल। तो ये जो तीनों शब्द है तुलनात्मक शब्द है, मतलब हम आपस में तुलना कर सकते हैं घोल की कि कौन सा घोल तनु है, कौन सा सांद्र है या कौन सा संतृप्त है। अब उदाहरण के लिए आप एक बीकर लें। ठीक है, बीकर में आप 2 चम्मच पानी लें और 2 चम्मच पानी में अब आप चीनी को घोलते जाइए। जब आप चीनी को थोड़ा सा घोलेंगे तो आप देखेंगे कि चीनी थोड़ी सी घोलने पर जो 2 चम्मच पानी है वो तरल पदार्थ में ही रहेगा। चीनी तो घुल जाएगी लेकिन वो तरल अवस्था में ही रहेगा, तो इस अवस्था को कहते हैं तनु अवस्था। अब चीनी को थोड़ा और डालिए, जब आप थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो वो थोड़ी सी गाढ़ी होगी, रहेगी तो तरल अवस्था लेकिन थोड़ी सी गाढ़ी होगी, तो इसको कहते हैं आप सांद्र अवस्था। लेकिन जब आप चीनी डालते जाएंगे घोलते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उस 2 चम्मच पानी में चीनी घुलना बंद हो जाएगी, तो इस तरह के घोल को कहते हैं संतृप्त। अर्थात अब पानी चीनी के घोलने को लेके संतुष्टि की अवस्था में आ चुका है, अर्थात अब पानी और चीनी को नहीं घोल सकता, तो इस वाली अवस्था को कहते हैं संतृप्त अवस्था। और जो बीच वाली थी जिसमें चीनी का थोड़ा गाढ़ा घोल था, और पहली अवस्था थी जिसमें चीनी का पूरा ही तरल अवस्था का घोल था, तो उन अवस्थाओं को कहते हैं असंतृप्त, यानी कि असंतुष्ट अवस्था। अगर आप संतृप्त विलयन को गर्म करें, उसका तापमान बढ़ाएं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो गाढ़ापन था वो कम होता जाएगा। ये इस वजह से होता है क्योंकि जो नीचे का जल है वो गर्म होता जाता है और जल के कण थोड़ा आपस में गतिज ऊर्जा लेके दूर जाने लगते हैं, और उन कणों के जो बीच में जो जगह खाली है उसमें चीनी के कण समाने लगते हैं। तो इस तरह से अगर आपको कोई गाढ़ी चीज़ को थोड़ा पतला करना है तो आप उसको गर्म कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसको ठंडा करेंगे
उसके बाद फिर से वो वैसा ही गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो एक तापमान है, एक निश्चित तापमान है, उसमें पदार्थों की जो विलयन क्षमता है, घोलने की क्षमता है विलायकों की विलय को, वो सबकी अलग अलग होती है। अब जो विलायक की मात्रा है वो कितनी ली जाए, या तो उसको हम उसके द्रव्यमान से नापते हैं या फिर हम उसके आयतन से नापते हैं कि उसमें उसकी मात्रा में, उसके आयतन में कितना विलय घुल सकता है। और इस घुलने की क्षमता को हम कहते हैं सांद्रता। तो सांद्रता को दर्शाने के लिए अलग अलग यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले हैं। तो पहला है आपका द्रव्यमान बटे विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, अर्थात विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने पेपर के नंबरों की परसेंटेज निकालते हैं ना, प्रतिशत निकालते हैं, लिए गए नंबर बटे पूरे नंबर गुणा 100। तो बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि विलय आपका कम होता है और विलायक आपका ज्यादा, तो विलय को आप ऊपर रखते हैं, विलायक को आप नीचे रखते हैं। तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, अर्थात विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। दूसरी विधि है द्रव्यमान बटे विलयन के आयतन प्रतिशत, अर्थात विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100। या तीसरी विधि है विलयन के आयतन बटा आयतन का प्रतिशत, अर्थात विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। तो इस तरह से आप सांद्रता निकाल सकते हैं या उसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। अभी तक बच्चों आपने जो भी पढ़ा उसमें अगर आपको कहीं पर भी कोई मुश्किल आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप उसके बारे में प्रश्न कर सकते हैं और निश्चित ही आपके प्रश्नों का हल आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।